नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में आज दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का किया लोकार्पण। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटे युवाओं की सरकार हर तरह की मदद के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का 1 माह में शुरू होगा काम, सामरिक दृष्टि से अहम है परियोजना। और गलवा घाटी में शहीद हुए योद्धाओं के लिए बनाया गया स्मारक, सभी 20 जवानों के नाम किए गए अंकित। अब समाचार विस्तार से। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में आज दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये सुरंग 9.2 किलोमीटर लंबी है। टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों और युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अटल टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त जिला शोपियां से बैक टू विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घाटी के गुमराह युवाओं को हिंसा से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद की राह पर निकले युवाओं को मुख्य धारा में लौटने का आह्वान करते हुए ये यकीन दिलाया कि सरकारी नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों में उन्हें हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। उपराज्यपाल ने स्थानीय आतंकियों से हिंसा व अलगाववाद का मार्ग छोड़ मुख्य धारा में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा में लौटने वाले युवकों को सम्मानजनक सामान्य जिंदगी जीने और उनके पुनर्वास व रोजगार में हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, विकास और खुशहाली के लिए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। हमारी सरकार जम्मू कश्मीर को विकास और खुशहाली का एक आदर्श बनाने को संकल्पबद्ध है। एशिया की सबसे लंबी जोजिला रोड टनल का काम 1 माह में शुरू होने जा रहा है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के मूर्त रूप लेने से चीन और पाकिस्तान से घिरा लद्दाख पूरे साल जम्मू कश्मीर से जुड़ा रहेगा। 14.150 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण टेंडर हासिल करने वाली हैदराबाद की मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम शुरू करने से पूर्व औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 माह में जोजिला परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। लद्दाख की गलवा घाटी में 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ झड़प के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों के नाम पूर्वी लद्दाख में युद्ध स्मारक पर अंकित किए जाएंगे। सेना ने शहीद योद्धाओं के लिए स्मारक बनवाया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे बहादुर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर विफल कर दिया था। अधिकारियों ने कहा, सभी शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किए गए हैं, जो कि एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की तरफ से आज से गंडोला सर्विस को शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। गंडोला शुरू होते ही पर्यटकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिसमें पर्यटकों को एसओपी का पालन करना पड़ेगा। इस गंडोला से जम्मू की सुंदरता को देखा जा सकता है। उपराज्यपाल ने कहा कि गंडोला के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और हम यहाँ के लोकल हैं। और आज हमें बहुत खुशी की बात है कि जो ये रोपवे था आज ये फाइनल स्टेज पे है और आज इसकी इनाग्रेशन पहले तो हो गई थी, आज इसकी राइड भी हमें मिलेगी। और इसे और एक सबसे अच्छी बात है कि जो इसका रेट है वो इन्होंने 100 रुपया कर दिया है, जो एक आम आदमी भी वो कर दे सकता है। पहले इसका जो रेट था वो 300 रुपये था, बहुत ही मुश्किल की बात थी। अभी हमें बहुत खुशी है कि इसका रेट 100 रुपया कर दिया गया है और इससे टूरिज़्म भी बहुत होगा, क्योंकि रेट कम होंगे तो सब यहाँ पे आएंगे, इसका पिकनिक स्पॉट बनेगा ये।
और हमें बहुत खुशी की बात है यहाँ पे टूरिज़्म हब बन जाएगा। आज जो हमारा ये जो जम्मू रोवे प्रोजेक्ट है हमारा बहू से लेके महम है, ये हमने स्टार्ट किया कमर्शियल ऑपरेशन के लिए। जो कोविड गाइडलाइन ये इनाग्रेट हुआ था ये 27 जुलाई को बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, बट कमर्शियल ऑपरेशन नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस। अब हम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आप चला दो विद प्रॉपर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द कोविड रेस्ट्रिक्शन जो है उनका पूरा ना फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें सैनिटाइजेशन कैबिन्स करने हैं, या एक कैबिन में हमें 6 पैसेंजर्स हैं, हम मैक्सिमम ऑफ 3 पैसेंजर अलो करेंगे, विदाउट मास्क किसी को अलो नहीं करेंगे। तो ऑल दीज जो गाइडलाइंस है इनको हम प्रॉपरली स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज से हमने कमर्शियल ऑपरेशंस का स्टार्ट किया है अपने जम्मू रोवे प्रोजेक्ट। बट सर उसके चार्जेस क्या रहेंगे? एक्चुअली जो इसमें रेट है वो 300 है, पर ड्यू टू हमने इनिशियली अब स्टार्ट किया, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़ा 1-2 वीक्स में इसमें हमने रेट रखी है 100 रुपीज़ पर पैसेंजर। जी तो सर सिक्योरिटी के हिसाब से मतलब इसमें किस तरह की तैयारियां हैं? जैसे पहले भी एक हादसा यहाँ पे पेश आया था। नहीं, वो हादसा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन था, वो मेन सिस्टम पे नहीं आया था। वो इंस्टॉलेशन में जो काम कर रहे थे लेबर्स, उनका वो ना थोड़ा विदाउट SOP उन्होंने फॉलो किया, तो वो थोड़ा ये ना एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो मेन रोड पे नहीं हुआ है। LOC के उड़ी सेक्टर में तैनात सेना के जवान का बिना तिरंगे में लिपटा शव पहुंचने पर परिजनों ने ऐतराज जताया है, जिसके चलते संजय नगर के रहने वाले जवान रक्षित कुमार के परिजनों ने सतवारी रोड बंद कर इंसाफ की गुहार लगाई है। सेना इसे आत्महत्या बता रही है। रक्षित कुमार के परिजनों ने सेना द्वारा बिना सम्मान के शव को भेजने पर गहरा दुख प्रकट किया। वहीं पूर्व MLC रंधावा ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है। इस पर फिर से पोस्टमार्टम करवाने की प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की गई। टू 4305F 22 अगस्त को इसको नंबर लगा, ये वाला 22 अगस्त को। ये है राइफलमैन रक्षित कुमार, मेरा भाई है, इंडियन आर्मी में है, इंडियन आर्मी में। तो है सब कुछ बिल्कुल। तो ये है कि एक बार इसको बॉडी को मोचरी शिफ्ट करके पोस्टमार्टम बोर्ड को शूट करेंगे। पोस्टमार्टम हो रहा है, 1 दिन और लग जाए, तो 3 दिन से ऑलरेडी फैमिली सफर कर रही है, 1 दिन और भी। नाम है लल्ले का जहाँ फेलियर हुआ होगा, जिनके पार्ट में भी हुआ होगा उनको सजा दिलाई जाएगी। और कर्नल हो, जनरल हो, जो भी होगा, जिसके पार्ट में भी गलती हुई है उसको एक घंटे में इसके CO का फोन आ गया, उसने शूट कर लिया। मैंने बोला आप बोल क्या रहे हो? आए क्या बोल रहे हो? मेरे बच्चे ने अभी बात की है मेरे साथ। आए अभी तो बात की है, बोले मैं ड्यूटी पे जाके वीडियो कॉल करता हूँ। आए मेरे बेटे कहाँ पे ड्यूटी थी इनकी? आए उड़ी थी मेरे बच्चे की ड्यूटी। आए जाते ही किसी पोस्ट पे लगा दिया इन्होंने। हाँ नेटवर्क नहीं है, कभी बात कर रहा है, मैसेज करता है,
तो लास्ट आपकी कब बात हुई थी? मेरी 8 बजे मेरे बच्चे से बात हुई, आधे घंटे के बाद सीओ का फोन आ रहा है, शूट कर दिया उसने। मेरे बच्चे ने दूसरे फोन से फोन किया, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, ये क्या, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए। उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया कि हम सीओ हैं, हम क्या हैं, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। तो आपको लगता था कि आपका बेटा मेरे ऐसा कर बच्चे सकता के है? बहुत लंबे सपने थे, मेरे बच्चों के बड़े लंबे, इन्होंने पर काट दिए मेरे बच्चे के। उसके बड़े सपने थे, बड़े लंबी उड़ान थी। उसने अपना बोला था, मैंने ऑफिसर के लिए, मम्मा मेरे पास सी सर्टिफिकेट, मुझे टेंशन मतलब इंटरव्यू नहीं देना, मैं अफसर बन के दिखाऊंगा। इन्होंने मेरे बच्चों के पर काट दिए। कितने साल पहले भर्ती हुए? अभी 1 साल हुआ मेरे बच्चे को किए हुए। मेरे बच्चा बड़े जुनून से गया, ये दोस्त उससे बात करो। हमारा नौजवान रक्षित जो है वो उरी सेक्टर में शहीद हुआ है और उसके बाद से नेगेटिव खबरें भी आनी शुरू होगी कि शायद उसने सुसाइड किया है। हालांकि हमें खुद भी ऐसा यकीन है कि ये नौजवान ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी कोशिश के बाद ये आर्मी में भर्ती हुआ था और बड़ी इसके अंदर एक जज्बा था देश के लिए कुछ कर गुजरने का। स्वास्थ्य विभाग के फाइनेंस कमिश्नर अटल डुल्लू ने आज जीएमसी में सभी एचओडी के साथ कोरोना स्थिति पर मीटिंग की। मीटिंग के बाद फाइनेंस कमिश्नर ने जीएमसी की सभी वार्डों में जाकर जायजा लिया। उन्होंने जीएमसी प्रशासन को मरीजों की सुविधाओं तथा वार्डों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश जारी किए, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दो तीन चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो कंट्रोल रूम सेटअप करने के बाद ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर एक कड़ी नज़र रखी जा रही है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले यहाँ पर बफर स्टॉक नहीं था, अब यहाँ पर बफर स्टॉक आज सवेरे कोई 600 सिलेंडर का बफर स्टॉक और आज 400 सिलेंडर और आ रहे हैं JKMSCL की तरफ से। तो ऑक्सीजन को जो डिप होती थी यहाँ शिफ्ट करने से मैनीफोल्ड से ऑक्सीजन प्लांट पर, वो ख़त्म हो गया पिछले 1 हफ्ते से लगभग। तो वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स जो थी वो नहीं आ रही। हमारे कंट्रोल रूम में भी जो शिकायतें पेशेंट्स करते हैं, जो ग्रीवेंसेस आती हैं, चाहे जो हम कॉल करते हैं पेशेंट्स को, किसी भी तरह से कोई एक शिकायत नहीं आ रही है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। बैक टू विलेज के तीसरे चरण के उद्घाटन के दौरान उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज जिला गांधरबल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। लोगों ने उन्हें अपनी मांगों और मुद्दों से अवगत करवाया। अपनी यात्रा के दौरान सलाहकार ने डारंड और मलचेबाग पंचायत हलकों का भी दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की ताकि उनका विकास संबंधी जरूरतों का समाधान किया जाए। लोगों के साथ बातचीत करते हुए फारूक खान ने कहा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम उनकी शिकायतों और विकास संबंधी समस्याओं को सुनने के लिए ही आयोजित किया गया है। क्रांति दल ने जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता करते हुए क्रांति दल के प्रधान प्रीतम सिंह ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस मनमानी कर बिना किसी कारण के चालान काट रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के ही तरुण गुप्ता ने बताया कि विक्रम चौक में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अपनी मनमानी कर स्कूटी चलाने वाले का चालान बिना सीट बेल्ट काट दिया। उन्होंने मांग की है कि उपराज्यपाल इस विषय में संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो ट्रैफिक पुलिस की जो धड़ल्ले से लोगों को प्रताड़ित करने को लेकर है कि हर चौराहे पे, हर चौक पर, हर दिन पे, हर सूबे में इतने पैमाने पर चालान काटे जा रहे हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर हैं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में तरुण गुप्ता जी बैठे हैं। परसों ये विक्रम चौक की घटना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इनको रोका गया, इनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए। सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के उपरांत भी उसे कहा गया कि भाई साहब मेरे पास कहता चालान तो तेरा होगा भाई, 1000 रुपये निकाल। इसके सब बार्गेनिंग हुई, करते करते 500 रुपया दिया। क्यों दिया पता नहीं। तो कहने लगा भाई साहब ये कौन सा ज़माना है जब सब डॉक्यूमेंट पास मेरे पर उपलब्ध हैं, तो आप क्यों ये चालान कर रहे हैं। और उसने चालान काटने के बाद आपको ये दिखाना चाहता हूँ मैं, ये स्कूटी पर चालान होता है, इसमें लिखा है कि सीट बेल्ट नहीं पहनी इसने। आप बताइए स्कूटी पर कौन सी सीट बेल्ट, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है।
कौन सी गाड़ियाँ आ गई हैं जो जिस पर सीट बेल्ट पहनाई जाती है। ये हालत है ट्रैफिक पुलिस का। सर्वशक्ति सेना ने आज अपना स्थापना दिवस बच्चों व बुजुर्गों के साथ मनाया। संगठन के प्रधान राजेश गुप्ता ने स्थापना दिवस के मौके पर बच्चों में राशन, फ्रूट व मिठाइयां भी बांटी। राजेश गुप्ता ने बीजेपी के बेटी बचाओ के नारे को विफल करार दिया। भारत देश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने हाथरस में हुई कायराना हरकत पर जांच की मांग रखी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आज हमारा सर्वशक्ति सेना का जो कि आज हमारा स्थापना दिवस था, हमने कुछ आश्रम में आके जहां बच्चों और बुजुर्गों के साथ आके यहाँ मनाया है और हम दिल से काफ़ी हर्षोल्लास महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन बच्चों के साथ अपना फाउंडेशन बना के, क्योंकि यहाँ मैं भी जम्मू कश्मीर में प्रभारी बना हूँ राजन गुप्ता, तो बच्चों के साथ हमें यहाँ सेलिब्रेशन करके काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नीरज सेठी जी हैं, उनका भी आज जन्मदिन था, वो भी हमने यहाँ बच्चों के साथ केक काट के मनाया है। हम मीडिया के माध्यम से ये एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यूपी में ये बच्ची के साथ जो इस वक्त घटना घटी है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह का वहाँ पे रवैया अपनाया हुआ है, वहाँ उसको देखते हुए यहाँ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन उसको देखते हुए लगता नहीं है कि प्रशासन अपनी राह पर चल रहा है। कश्मीरी पंडित यूथ ने अपनी मांगों पर आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा। इस अवसर पर अपना विरोध जता रही आरती कोल ने कहा कि पेंडिंग लिस्ट को पहले रिलीज किया जाए। उन्होंने कहा कि 45 उम्मीदवारों की आयु सीमा जल्द ही खत्म हो रही है। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल से मांग की कि उन्हें भी इंसाफ दिलाया जाए और लिस्ट को जल्द से जल्द निकाला जाए। पेंडिंग लिस्ट को रिलीज करो। We want justice। मेरा नाम भारती कोल है। आज हमारे प्रोटेस्ट का सेकंड डे है और मुद्दा वही है कि जो पेंडिंग लिस्ट है उसको पहले रिलीज किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स जो है इनको रिक्रूटमेंट के वो उठाए जाएं। और मुझे यही बस, वो सिर्फ टोटल 45 कैंडिडेट्स हैं, वो सभी ओवर एज हो चुके हैं, ना वो आगे फॉर्म भर सकते हैं, ना वो आगे कोई उनका फ्यूचर है। और गवर्नर साहब से बस मुझे यही अपील करनी है कि उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था कि हम आपकी डिमांड्स को सुनेंगे और उनको पूरा करेंगे, लेकिन वो शायद हमें भूल गए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। We want justice। We want justice। हाथरस की घटना को लेकर आज रेशमघर कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस द्वारा मनीषा की हत्या पर रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई और बिना परिवार के मनीषा के शव का देर रात संस्कार करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ भी रोष प्रकट किया। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये मनीषा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी जो निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, कौन से हिंदू धर्म में 2:30 बजे रात को संस्कार किया जाता है? जहाँ तो ये दलितों को हिंदू नहीं समझते, अगर ये हिंदू समझते हैं तो 2:30 बजे संस्कार क्यों किया गया उस लड़की का? और 8 दिन तक, जब तक भीम आर्मी के कुछ नौजवान लड़के पुलिस स्टेशन जाके नहीं मिले, तब तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गई? हम पूछना चाहते हैं यूपी सरकार से कि क्यों वहां पे इस लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही है, और राष्ट्रपति साहब से ये मांग करते हैं कि वहां पे जो यूपी सरकार है इसको बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जो न्यूज चैनल है वो सुबह के 14 घंटे हो गए वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन उन लोगों को उनके फैमिली के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे और क्या इंसाफ की डिमांड कर सकते हैं हम लोग? मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शहर की वार्ड नंबर 19 में शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्षद अमित गुप्ता ने लाभार्थियों में आयुष्मान भारत स्कीम के कार्ड भी वितरित किए। पार्षद ने कहा कि लोगों को चाहिए कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए वे अपने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कार्ड बनवाएं ताकि सरकारी स्कीम का उन्हें लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत की तर्ज पर चलाई जा रही स्कीम का लाभ प्राप्त करने के हेतु आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर से संपर्क करें। आज हमने आयुष्मान का कैंप लगाया जो हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का है, जो जनता की सेवा के लिए है। ये सेंट्रल स्कीम है और मेरे वार्ड के अंदर 2 जगह कैंप लगे हुए हैं।
एक अपने डॉक्टर गोयल और राजेंद्र नगर लाजपत में वहाँ पे एक मोहल्ले में कैंप लगाया है, एक चांद नगर रानी मंदिर में कैंप लगाया है, जो लोगों को सुविधा मिले। और जो मेरा फ़र्ज़ है, लोगों ने मुझे जता के भेजा है सेवा करने के लिए, उनके काम करने के लिए। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी हैं, उनकी सेवा करूँगा। उन्होंने मेरा साथ दिया, इस काबिल जताया है मुझे। मैं उनसे फिर से अपील करता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके लिए और हेल्पफुल जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है आपकी सेवा करेंगे। विस्थापित कश्मीरी सिख दल ने भी जम्मू कश्मीर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार वार्ता कर संगठन के प्रधान सरदार हरमोहन सिंह ने कहा कि यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में प्रशासन पूरी तरह से विफल हुआ है। लोगों को लंबे समय से 4G सेवा से महरूम रखा जा रहा है। इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि इस विषय पर कड़ा संज्ञान लेकर लोगों को राहत दी जाए। जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा है, उसमें हमारे 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मुद्दा, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर, वह 4G रेस्टोरेशन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 1,30,00,000 लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं सरकार ने, क्योंकि लोगों की परेशानियां एजुकेशन में, टूरिज्म में और जितने भी और इम्पोर्टेंट मसले हैं लोगों के जो कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वह परेशानियां डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। बजरंग दल को आज गवर्नर हाउस का घेराव करने की कोशिश पर पुलिस ने रोका। प्रदेशाध्यक्ष राकेश बजरंगी का कहना है कि उनकी मांग थी कि उपराज्यपाल खुद जीएमसी का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लें, मगर आज तक उपराज्यपाल ने जीएमसी का दौरा नहीं किया, जिस पर आज गवर्नर हाउस का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बल का प्रयोग कर उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि जब तक उपराज्यपाल जीएमसी का दौरा नहीं करेंगे, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो एलजी सरकार के खिलाफ था। आज हम गवर्नर हाउस के लिए हमने कूच किया था, लेकिन पुलिस ने हमें आज पक्का डंगा में रोका है कि वहां पे 144 लगाई गई है, इसलिए आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारी जो ये लड़ाई है ये जारी रहेगी जब तक एलजी साहब जीएमसी का दौरा नहीं करते और वहां पर सख्त निर्देश नहीं देते, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये आंदोलन हमारा जो है वो जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में हम गवर्नर हाउस पहुंच के दिखाएंगे और इस प्रशासन के सामने हम वहां पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। पैंथर्स पार्टी की महिला विंग ने देश की महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। महिला विंग प्रधान मंजू सिंह ने कहा कि देश भर की महिलाएं खतरे में है, जिसके लिए भाजपा सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। इसके साथ हाथरस में हुई घिनौनी घटना पर मोदी सरकार तथा सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने सवाल खड़े किए। बीजेपी सरकार, केस की घटनाएं जो आ रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। आज हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी जो हाल में जो हाथरस का ये जो मर्डर और रेप जो हुआ, और पुलिस उसको पूरी तरह से झुठलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं है, जबकि लड़की ने मरने से पहले बयान दिया कि उसके साथ रेप हुआ है। और पुलिस किसको बचाने की कोशिश कर रही है? मोदी योगी जी, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या आप इस नारे के साथ न्याय कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप देखिए कि बेटी जो हमारी गई है, उसके परिवार वाले, उसके जो माँ बाप हैं, उनको पूरा एक किले में तब्दील कर दिया कि मतलब उनको बंद कर दिया है। जहाँ की दोषियों को सजा देनी थी, उसके परिवार को सजा मिल रही है। उसको पूरी तरह से किसी से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से पक्का वहाँ पे एक जो पहरा है वो लगा हुआ है, और जो ये सरकार है ये सोई हुई है। दोषियों की कोई कार्रवाई दोषियों के खिलाफ हो ही नहीं रही है। भारतीय नारी का अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। गांधी जी की प्रेरणा से घाटी के गुलाम रसूल ने नई तकनीक के चरखे को बनाया है, जिसके लिए उन्होंने बाहू प्लाजा में नई तकनीक के चरखे को दर्शाने के लिए रखा था, ताकि इससे युवा पीढ़ी भी रोजगार तलाश सके और अपनी जीविका चला सके। इस अवसर पर उन्होंने अपने द्वारा बनाए कपड़ों के भी स्टॉल लगाकर उन्हें प्रदर्शित किया।
मैं वहाँ पर भी कश्मीर में भी उसको माला पहना था, लेकिन गांधी जी का मिशन जो है, अब देखिए सर, मेरा जान निकल जाएगी, लेकिन गांधी जी का मिशन पीछे नहीं अब रहेगा। क्या करना चाहते थे आप जहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए इधर बताएं पहले। ये बनाया, इससे धागा निकलेगा, धागा के बाद ये धागा है, ये धागा निकलेगा इसका। यार जाओ तो पहले कर लिया करो, फिर आगे। ये धागा निकलेगा, इससे धागा निकलने के बाद दूसरा काम ये हो जाएगा। देखिए दिखाइए। ये देखिए, मैंने तो कोई गलत कदम नहीं उठाया था, इस बच्चे ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, कश्मीरी होने के नाते कोई कदम नहीं उठाया था। देखिए सर, मैं तमाम मीडिया को बता, एक दूसरा ये छोटी छोटी बच्चियों से मैंने ये सिंपल बनाया था। देखिए सर, और ये कैप है सर, तीसरा ये सॉक्स, गरम सॉक्स है, सर्दी में काम होता है, और तीसरी ये चादर है सर। अब इसके अलावा मैं नौजवानों को किस तरीके से राग़िब कर सकूंगा? अब बताइए सर, ये मैंने अपने देश के खातिर किया था, लेकिन अफसोस की बात है कोई सरकारी मुलाजिम यहाँ आज तक नहीं। बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत ब्लॉक आरएसपुरा की गढ़ली पंचायत में पहुंचे अधिकारियों के समक्ष पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत की समस्याओं को रखा। इससे पहले पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधियों ने आए हुए अधिकारियों का जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। B3 जो बैक टू विलेज B3 है, इसका मैं वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। गवर्नमेंट का जो एक प्रण लिया है गवर्नमेंट ने कि डोर स्टेप पे हर पंचायत को PRI को मजबूत करना, गांव-गांव जाके, गली-गली जाके, मोहल्ले में जाके उनकी परेशानी देख के नोट करके उन पे काम करना, ये बड़ा सा एक स्कीम थी। B1 हुआ, हमने गवर्नमेंट का आए हुए जो मुलाजिम थे उनका वेलकम किया था, और B2 भी हुआ। B1 में कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ था, B2 जो है पेंडिंग है अभी तक। हमारी जितनी भी डिमांडें थी वो सारी पेंडिंग हैं, अभी तक गवर्नमेंट पूरा कर नहीं पाई। उसका एक कारण भी है, रीजन भी है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि बड़े सारे काम रुके हुए हैं। और पिछले दिनों अभी गवर्नमेंट ने हमें हर पंचायत को, जम्मू कश्मीर की हर पंचायत को 10 लाख रुपया दिया। बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम लाल शर्मा द्वारा नोटिस जारी कर आरएसपुरा की रठाना पंचायत की महिला सरपंच शक्ति बाला के अधिकारों पर लगाई गई पाबंदी के विरोध में सरपंच के समर्थकों ने बीडीसी चेयरमैन के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि बीडीसी चेयरमैन ने जो नोटिस जारी किया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द बीडीसी चेयरमैन अपने नोटिस को वापस लें, नहीं तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जित्ती है ये कोई इयां नहीं जित्ती है, वोट दिते ने ते जित्ती है ते कई इयां बनियां ने खड़ोते दे कल्ले कल्ली वार्ड च इसी दित्ते ने वोट ये होनी चाहिए। सारे काम करवाए ने, विधवा पेंशनां नहीं लगियां वो जनानियां लवाइयां ने, वो मंदरा दी गली कंगुआ दी पेदी वो इन्ने बनवाई है, ये इधर हिल बनवाया, अज इधर जाना फूकना सानू वो इन्ने बनाया ते सारे काम कीते ने। ते हुण 5 साल 2 साल 3 होई है ना, ते 2 रही है ना, उसी आराम करने सरपंच करते आज चाहने अगर सरपंच किया गया, सरपंच साहब की तो पैंचे भी किया जाना चाहिए कन्ने, जेकर सरपंच नहीं तो पैंच काहदे वास्ते ने। बाकी मेन सारा जो मुद्दा साड़ी सरपंच ने बहुत काम किए ने, पहले भी तो सरपंच ने 1947 आज तक सारा शमशान घाट का इन्ना खस्ता हाल अज जाइए दिखन, BDO साहब जाइए दिखे, BDC चेयरमैन जाइए दिखन कि वाकई सारे शमशान घाट का काम होया कि नहीं होया। मेरा नाम यशपाल है और मैं पंचायत रठाना से पंच हूँ। कल हमें BDC चेयरमैन का जो नोटिस मिला है
कि हमने पर सरपंच की जो पावर है वो सीज कर दी है। मैं बीडीसी चेयरमैन से ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो सरपंच है ये बीडीसी चेयरमैन ने बनाया है? ये जो सरपंच है लोगों ने बनाया है। लोग कहेंगे हमें सरपंच नहीं चाहिए, हम खुद इस्तीफा दे देंगे। बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन। आज सीमावर्ती क्षेत्र परग्वाल भाजपा के मंडल प्रधान बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में बैक टू विलेज 3 का विरोध किया गया। बलविंदर सिंह का ये कहना था कि बैक टू विलेज 2 कार्यक्रम किए गए हैं, पहले उनकी छानबीन की जाए, फिर बैक टू विलेज 3 स्टार्ट किया जाए। वहीं उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि इसकी छानबीन की जाए, नहीं तो हमें मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं रामस्वरूप शर्मा, सरपंच पंचायत परगवाल लोअर, और अज जिन्ने भी साढ़े ब्लाक के अंदर सरपंच इलैक्टेड होए ने सारे इकट्ठे होइए अस एक विचार करा दे, और कन्नै गै जी साड़ी चेयरमैन निशा जी और सारे मुखिया सारे साथी अस सारे बेहियै एक विचार किया अज कि बैक टू विलेज जड़ा 3rd फेस जड़ा शुरू करता है। ये पहले 2 फेस पहले भी होए न, लेकिन जे पहले 2 फेस होए न इस वेले तक सरकार की कोई तरफा कोई भी जड़ा इस वेले थोड़ी कोई काम नहीं होया। और 21 डिपार्टमेंट जोड़े आखते हैं कि सरपंच की बकायदा पंचायत के अंडर जोड़े 21 डिपार्टमेंट जोड़े वो काम करनगे, और एक भी डिपार्टमेंट जोड़ा इले तक कोई सहयोग नहीं दिता, ना वो सारे इकट्ठे हुए। और ये अज जी डिवेलपमेंट जी रुकी रही है, 2 साल हुई इलैक्शन होए दे, 2 साल के अंदर बिल्कुल हर पंचायत के अंदर साड़ी 6 पंचायत बिल्कुल 0 आ। अज मैं मीडिया मादे कन्नै ये चीज़ सरकार तक पहुँचाना चाहना। जोड़े साथी साढ़े इत्थे आए ने सरपंच पंच बीडीसी चेयरमैन, इंदी लोगों की जी एक समस्या काफ़ी दिन ही चला दी ही, जदों दी गौरमेंट ने एक हल चल की दी है बैक टू विलेज 2 अक्तूबर की शुरू किया है। इस वास्ते कि बैक टू विलेज का पहले भी 2 फेस में हो ही चुका है, और ओदी आउटपुट जी आई है बिल्कुल 0 है। पंचायतें की तरफा जी है, सरपंचों की तरफा या पंचों की तरफा जी भी आउटपुट आई है 2 फेस में बैक टू विलेज होया, ओदी आउटपुट बिल्कुल 0 आई है। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में आज दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का किया लोकार्पण। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटे युवाओं की सरकार हर तरह की मदद के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का 1 माह में शुरू होगा काम, सामरिक दृष्टि से अहम है परियोजना। और गलवा घाटी में शहीद हुए योद्धाओं के लिए बनाया गया स्मारक, सभी 20 जवानों के नाम किए गए अंकित। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।